नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का वापस से स्टडी आईक्यू के स्टॉक मार्केट के डिस्कशन पर। पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे, लगातार किसी ना किसी टॉपिक्स पर हम आपके लिए डिस्कशन लेकर आ रहे हैं। और आज जब मैं देख रहा था स्टॉक मार्केट में तो एक बहुत ही अजीब चीज मिली। इनफैक्ट जो निवेशक होंगे पेटीएम के, उनके लिए आज सबसे सुखद वाला दिन होगा, मैं तो ये कह सकता हूँ। क्योंकि जिस जिस तरह से चीजें टर्न आउट हुई हैं, पिछले कई महीनों से बेचारे वेट कर रहे थे अब होगा अब होगा, तो आज फाइनली कुछ 13% का जो जंप है वो दिखा था डे के दौरान। और अभी आई थिंक शायद 10%, 9.5% के आसपास। राइट राइट। तो चलिए इसकी शुरुआत हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बता दूं कि स्टडी आईक्यू के द्वारा जो जो कोर्स होता है, एक बेसिक कोर्स होता है आपको सीखने के लिए, स्क्रैच से हर एक चीज परिमल आडे जी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से 50 हाई क्वालिटी वीडियोस के माध्यम से आप वो सीख सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको उसका पूरा लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट से भी आप चाहो तो देख सकते हो। साथ ही साथ आपको डिस्काउंट चाहिए तो अंकित 33 ANKIT 33 लगाइए, आपको डायरेक्टली 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करेंगे। और पिछले कई दिनों से अगर आप देखोगे तो पेटीएम में बहुत सारी चीजें हुई हैं। कुछ समय पहले देखा था कि जो आरबीआई है उन्होंने नए कस्टमर्स लेने से मना कर दिया, बैन लगा दिया कि नया कस्टमर नहीं ले सकते। आईटी ऑडिट वगैरह कराने का कोशिश किया गया, बोला गया। उसके बाद खबर ये आई कि जो डेटा है पेटीएम का वो लीक हो रहा है चाइना में, इस तरह की खबर आ रही थी। फिर 23 मार्च को एक दो दिन पहले जब इतना ज्यादा शेयर गिरने लग गया, 72% तक फॉल हो गया लिस्टिंग से, उसके बाद आरबीआई ने कहा कि भाई चल क्या रहा है, मतलब इस तरह क्यों गिर रहा है, सफाई मांगी। और वो सफाई में आई थिंक यहाँ पर कल ही शायद ये कुछ बयान आया है पेटीएम का, और उन्होंने कहा है कि जो भी रेगुलेशंस वगैरह हम फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली परिमल जी आप बताइए कि हुआ क्या है, मतलब ये आज 10-13% का जंप जो है उसको कैसे देखा जाए पेटीएम के इन्वेस्टर्स के द्वारा। सो थैंक यू अंकित जी। सो यहाँ पे कैसा होता है सर, ये जो कंपनीज होती है, जो स्टॉक्स होते हैं, इनको ट्रैक करते हैं बहुत बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस। तो आपने देखा होगा जब पेटीएम जब इनिशियल जिस दिन लिस्ट हुआ था, उसी दिन जिस दिन लिस्टिंग थी उसी दिन मैक्वेरी नाम की जो रिसर्च हाउस है, कंपनी है, जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट्स के लिए और इक्विटी में काफी जाना माना नाम है, तो उन्होंने बोला था कि पेटीएम स्टॉक की जो प्राइस होनी चाहिए वो 1200 या 1300 रुपए होनी चाहिए। ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली थी, और उसके बाद मतलब लिस्टिंग ही थोड़ी सी टेपिड काइंड ऑफ लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद जो निगेटिविटी स्टॉक में शुरू हुई, देन अगेन दैट कंपनी केम एंड सेड कि बस पेटीएम का जो वैल्यूएशन है वो 700-750 रुपए पर शेयर का होना चाहिए। फिर जर्नी शुरू हो गई उस तरफ। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है कि ये जब आरबीआई का ऑडिट वगैरह निकला एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि पेटीएम की स्टॉक प्राइस होनी चाहिए 450 रुपए। लास्ट वाली जो रिपोर्ट थी या फिर उनका जो आर्ग्यूमेंट था, उसमें उन्होंने कोई जस्टिफिकेशंस नहीं दिए थे। उन्होंने बोला था कि नहीं, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स में ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज, तो उनके वैल्यूएशंस एक्चुअली डिक्रीज हो गए। जो अर्लियर पैरामीटर्स होते थे जहां पे बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन इन कंपनीज को मिलता था, उतना अब नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज जो फ्री मनी, मतलब जो मनी प्रिंटिंग हुई थी, उसकी वजह से जो लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल हो गई थी, that was the main reason why the valuations of these companies were trading at higher levels। और अब वो लिक्विडिटी धीरे धीरे ये सेंट्रल बैंक्स जो है वो सक करना शुरू कर दिया उन्होंने, एंड दैट्स व्हाई अब मोर रियलिस्टिक वैल्यूएशंस विल स्टार्ट कमिंग इन दीज कंपनीज, ऐसा उनका कहना था। अब आज क्या हो गया, आज एक दौलत कैपिटल नाम का एक ऐसा ही रिसर्च हाउस है, मेजरली इंडिया स्पेसिफिक ज्यादा है, तो उन्होंने आज एक रिपोर्ट निकाली है कि पेटीएम का टारगेट जो है वो 1600 रुपए होना चाहिए, 1600 रुपए। अब यहां से देखोगे तो 500-550 रुपए से 1600 रुपए, इट्स लाइक 200% राइज। बट एक चीज याद रखनी होगी, उन्होंने पहले इसी कंपनी ने 2500 रुपए के टारगेट निकाले थे और आज वो 1600 रुपए के टारगेट्स निकाल रहे। तो अब हमारा तो पॉइंट ये है कि हम तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो एक टिपिकल मतलब जिनको ये सब चीजों का ना एक्सेस है ना, इनको कैसे इन चीजों को देखना चाहिए। तो इन चीजों को कैसे देखना चाहिए और क्यों इसका इंपैक्ट होता है, ये आज मेजर डिस्कशन है, रादर देन पेटीएम क्यों ऊपर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिसर्च हाउसेस होते हैं, इनको फॉलो करने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। सो नॉर्मली अगर किसी कोई रिपोर्ट निकलती है और उसको फॉलो करने वाला एक बड़ा पैसा लाइक 40-50 करोड़ 100 करोड़ अगर फॉलो करता है इस रिपोर्ट को, एंड देन दे इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स, तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। विद द सेम अमाउंट ऑफ सप्लाई, इफ डिमांड गोज अप, तो ऑटोमेटिकली शेयर की प्राइस यहां पे बढ़ जाएगी। और इसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे
स्पेकुलेटर्स और ऑपरेटर्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं. सो वी डू नॉट नो कि वेदर इट इज जेन्युइन इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें पैसा डाला है, या फिर मार्केट में जो स्पेकुलेटर्स ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं उन्होंने यहाँ पे पैसा डाला है. और ऐसे ही समय पे नॉर्मली हमने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी चीजों में फंस जाते हैं. यस, ये आपने ये जो चीज बताई, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो रिसर्च फर्म है, चाहे मैक्वायरी हो गया, चाहे दौलत हो गया, जो भी है, क्या इसको गवर्न करने वाला कोई नहीं है? आई मीन रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करेगा? ये खबर आ जाती है, ये लोग तो निकाल देते हैं, जैसे मन किया टारगेट निकाल दिया, और अल्टीमेटली जो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कंफ्यूज हो जाता है, करें क्या एग्जैक्टली? क्या इसको कोई रेगुलेट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है? आई थिंक रेगुलेशन कैसा, एवरीबडी हैज एन राइट ऑफ ओपिनियन. सो अगर आपको लगता है, अगर मैं आपको एक कंपनी बोलूं कि भाई ये कंपनी है जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपको लगेगा यार एफएमसीजी ये ना अनएंडिंग, मतलब ये तो अनडाइंग डिमांड है, ये तो चलती रहेगी, और हमें ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत जबरदस्त होगी. अब 2 साल का हमने पैंडेमिक देख लिया, एंड नाउ पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग. तो इनके जो बेसिक नीड्स वाले प्रोडक्ट है ये तो बिकेंगे, बट प्लस इनके पास जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत ज्यादा बिक सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई आपको लगेगा कि 15% की ग्रोथ होगी. और मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं या फिर एनालिस्ट हूं, मैं बोलूंगा नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि 10% ही ग्रो होगा. तो हो गए 2 ओपिनियन. तो आपने कैलकुलेशन किया 15% से, मैंने कैलकुलेशन किया 10% से. आपका टारगेट हो सकता है 15% ऊपर, मेरा टारगेट हो सकता है 10% ऊपर. इसके अगेंस्ट ओपिनियन रखने वाले भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं. अब ये कैसा है, मैंने तो एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग कंपनी के बारे में बात की. अब पेटीएम के बारे में बताइए, क्या आप बोल सकते हो कि ये बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल होगा 1 साल बाद? हाँ, मतलब हम बोल सकते हैं, बट ओपिनियन अलग अलग हो सकता है. आपको लगेगा वॉलेट बिजनेस, पेटीएम बैंक में ज्यादा पैसा है, मुझे लगेगा नहीं यार, इनका जो पेटीएम मनी का जो प्रोडक्ट है, जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, वहां पे ज्यादा पैसा निकलेगा. हो सकता है जैसे उनका कोई ऑनलाइन व्हीकल्स वो डिलीवर करते हैं, डू यू नो दैट कि 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर वो भी सेल होता है पेटीएम के मॉल से. उसमें एक्चुअली काफी प्रॉफिट होता है उनको. ये भी एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज है. सो दे आर इनटू सो मेनी बिजनेसेस, यूपीआई बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स. They have 35 करोड़ कस्टमर्स. अब उनका कौन सा बिजनेस कैसा चलेगा, इसमें कितने सारे लोगों के कितने सारे ओपिनियंस हो सकते हैं. हर एक ओपिनियन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं ना, नीचे नोट लिख देंगे, दिस इज आवर ओपिनियन, वी फील दैट. बाकी आपको जो डिसीजन लेना है लो. बट प्रॉब्लम ये है कि मीडिया जो है ना, वो सिर्फ यही हाईलाइट करता है कि बॉस मैक्वायरी ने बोल दिया 450 का टारगेट, खत्म. इसके ऊपर ना आपके पास वो रिपोर्ट है ना वो मेरे पास रिपोर्ट है. हाँ, अब अगर जैसे हमारे पास कुछ एक्सेस है टू द रिसर्च, मतलब हमने जो सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं, तो वी गेट दोज रिपोर्ट्स. बट वहां पे भी दो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. मतलब वहां पे भी उन्होंने मतलब बेस्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो, बेस केस सिनारियो, ऐसे अलग अलग 3 सिनारियोस बताए हुए होते. सो इट्स ऑल अबाउट द एजम्पशंस. तो वैल्यूएशन, एक फाइनेंस जो है ना, वैल्यूएशन, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करना इज एन आर्ट. मतलब ये पूरा अपने एजम्पशंस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो. मैंने एज्यूम किया, जैसे मैंने बताया, आपने 15% का ग्रोथ एज्यूम किया, मैंने 10% का एज्यूम किया, दोनों के वैल्यूएशन अलग हो गए कंपनी के. सो दैट्स द आइडिया. नहीं, बहुत सही, अच्छे से आपने बताया, ये चीज क्लैरिफाई किया, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को पता चला होगा. साथ ही साथ जो आपने बताया ना कि पेटीएम के अंदर जो अलग अलग बिजनेस है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि पेटीएम की शुरुआत 2009 से होती है एक्चुअली. और मुझे याद है कि जब उसकी शुरुआत हुई थी तो वो जस्ट एक कैशलेस ऑप्शन दे रहा था. जैसे रिचार्ज हो गया, पहले तो दुकान पे जा जाके रिचार्ज करवाते थे, वो सारी चीजें, टॉपअप हो गया, बिल पेमेंट बहुत आसान हो गया था उस समय, तो वो लोग कर रहे थे. फिर जो वॉलेट आज हम देखते हैं ना कि वॉलेट के अंदर पैसा डालते हैं या फिर खर्च करते हैं, वो इनका बिजनेस स्टार्ट होता है 2014 से. और 2014 के बाद धीरे धीरे ग्रोथ होती है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ होती है 2016, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और काफी बेहतरीन ग्रोथ उस समय देखने को मिल रहा था. और इसकी वजह से पेटीएम को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, बहुत सारा पैसा उनके पास आ रहा था. आप कैलकुलेट करिए, चाहे चाइना हो, चाइना की जो एंटी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने किया, फिर सॉफ्ट बैंक हो गया जापान का, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा था विश्व के अलग अलग कोने से. और उसके आने के बाद कहीं ना कहीं वो एग्जिट ढूंढ रहे थे, और वो एग्जिट उनको मिला फाइनली. जो आईपीओ आया, 19,000 करोड़ रुपए उन्होंने रेस किए, और तब यहाँ पर लोगों को रियलाइज हुआ ये तो अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं. और तब जाकर जो है फिर यहाँ पर जितने इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने लिया हुआ है 2150 में, अभी भी वो फंसे हुए हैं, जो भी है. लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और बात याद आ रही है, आदित्य पुरी जी की. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के उस समय के सीईओ थे, वो अभी नहीं है, लेकिन उस समय के सीईओ थे आदित्य पुरी जी. और उन्होंने एक बात कही थी, और ये बात कही थी उन्होंने 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके 3 महीने के बाद. 3 महीने के बाद उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि उस समय तो क्या माहौल ही ऐसा हो गया था, तो फ्यूचर ही पूरा डिजिटल पेमेंट का है, डिजिटल वॉलेट का ही होगा. उन्होंने कहा कि
कोई ऐसा बिजनेस चल ही नहीं सकता कि 500 रुपए आप पे करो और 250 रुपए कैशबैक आ जाएगा। ऐसा कौन सा बिजनेस होता है? तो मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। उन्होंने क्लियरली कह दिया था। और आज के डेट में मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि आज भी डिजिटल वॉलेट अगर आप देखोगे ना, डिजिटल वॉलेट अभी भी रिटेल पेमेंट में 1% से भी कम उसकी शेयर है। खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। अभी यूपीआई ने पूरा एक्वायर कर लिया, यूपीआई ने पूरा वो कर लिया। तो डिजिटल वॉलेट का कहीं ना कहीं वो चीजें दिख नहीं रही हैं जैसा पहला सोचा जा रहा था। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, आप कह सकते हो अगेन कि मुझे लगता है जो पेटीएम वगैरह हैं जो परफॉर्मेंस कर सकते थे शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या कहेंगे सर, मतलब कि इसको वेल्थ डिस्ट्रॉयर कहना सही होगा पेटीएम शेयर को, कि इन्वेस्टर्स करें क्या आखिरकार? मतलब अभी जैसे दो बिजनेसेस जो है उनके, एक है पेटीएम मनी और पेटीएम पेमेंट्स बैंक। मुझे लगता है ये दोनों बिजनेसेस में जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ही ज्यादा है। जब पेटीएम मनी फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने जब वो उसका सिस्टम देखा था, जैसे कि उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का प्लेटफॉर्म हो या फिर स्टॉक्स के लिए उन्होंने जो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए थे, तो आई थॉट कि दे हैव 36 करोड़ कस्टमर्स। मतलब पेटीएम के पास 36 करोड़ कस्टमर्स है, मतलब उनके या तो कहीं ना उनसे जुड़े हुए हैं। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। मुझे ऐसा लगा था यार दिस कुड बी अ गेम चेंजिंग मोमेंट, बट कहीं ना कहीं बिकॉज दे हैव स्प्रेड सो थिन अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स, सो एक चीज पे वो कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे, ऐसा मुझे लगता है। That is their main problem. I know that कि Mr. विजय शेखर शर्मा is a visionary, उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी सेटअप की है, इतने बड़े इन्वेस्टर्स को लाया है, और तो ऐसे ही तो लाया नहीं होगा। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि वन नीड्स टू बी अ फोकस्ड पर्सन। अब जैसे जीरोधा का आप देख लो, इतना फोकस्ड अप्रोच है उनका ब्रोकिंग पे ही, एंड ब्रोकिंग रिलेटेड आजू बाजू के बिजनेस खत्म, एंड दैट बिजनेस इज 1000 करोड़ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी है उनके पास, एंड इट्स अ बूट स्ट्रैप्ड बिजनेस। एक पैसा कहीं से लिया नहीं है, सबका सब खुद ने इन्वेस्ट करके वहां से वो बिल्ड किया हुआ है। एंड नोबडी कैन क्वेश्चन हिम इफ द प्रमोटर इज विड्रॉइंग 100 करोड़ रुपीज ऑफ सैलरी एवरी ईयर। भाई खुद ने बूट स्ट्रैप करके वो बिजनेस अगर बनाया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। मतलब ही हैज ऑल द राइट्स कि उसमें से क्या प्रॉफिट हुआ और उनको क्या प्रॉफिट शेयरिंग लेना है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन नीड्स टू बी अ फोकस्ड पर्सन। अभी भी मुझे ऐसा लगता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में प्रॉफिटेबिलिटी है, 37 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। अब देखते हैं आईटी रिलेटेड सिस्टम्स के ऑडिट्स के रिपोर्ट्स क्या आते हैं, उसके बाद देयर आर चांसेस दैट कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक कैन गेट स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस, और उसको अगर सही तरीके से चलाया जाएगा तो वी कैन सी पेटीएम एज अ scheduled commercial bank also. So that is also possibility. Plus they have पेटीएम मनी है जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पेनिट्रेशन कितना कम है, मतलब डिमैट अकाउंट्स में हो या म्यूचुअल फंड्स में हो, पेनिट्रेशन बहुत कम है इंडिया में अभी भी। मतलब वी आर एट हार्डली 5-7% समथिंग लाइक दैट। सो ह्यूज स्कोप इज अवेलेबल फॉर दैट। मुझे लगता है कि अगर एक फोकस्ड अप्रोच रहेगा तो इट कुड बी अ गेम चेंजिंग कंपनी, बट देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, सो देखना पड़ेगा अभी। ओके ठीक है। आई थिंक कि सब कुछ लगभग जानने को मिल गया व्यूअर्स को। साथ ही साथ एंड सेशन को एंड करने से पहले बस यही चीज, आई थिंक आप उतना सलाह नहीं देते उसके बारे में, डायरेक्टली बोलते नहीं है कि क्या करना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं यही पूछूंगा कि क्योंकि जस्ट आई थिंक बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको आज एक होप दिखा होगा, आई एम वेरी श्योर। जो निवेशक का जो पैसा होता है, जो माइंडसेट है, आई एम वेरी श्योर कि आज एक होप दिखा होगा, 10% का जंप है, वो दिखा नहीं था। तो अल्टीमेटली अब क्या होल्ड करना चाहिए, क्या करें आखिर, क्या कुछ सलाह देंगे आप? नए इन्वेस्टर्स वगैरह उनको तो मतलब आई विल नॉट सजेस्ट एनीथिंग। हाँ, कोई अगर इसमें अटक चुका है, इन्वेस्टेड था और इतना स्टॉक नीचे आया हुआ है, सो देन वन कैन, इफ यू बिलीव दैट कि ये कंपनी ऐसे कुछ फोकस्ड अप्रोच लेके किसी बिजनेसेस में चल सकती है, तो ही वन कैन स्टे इन्वेस्टेड। अदरवाइज आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज वहां पे बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस है पेटीएम के रिलेटेड। अब जैसे 1200 का टारगेट निकला था, 700 का निकला था, 450 का निकला है। सो थिंग्स कैन गो एनीवेयर। सो बिजनेस समझ रहे हो आप, रिस्क समझ रहे हो, तो ही यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है। नया इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, बिकॉज सिर्फ प्राइस गिरी है, 2100 रुपए से आईपीओ आया था, आज 500 रुपए 600 रुपए पे है। दैट कुड नॉट बी द रीजन। फिर मतलब भले ही 2100 से 500 रुपए शायद वो फॉल बढ़ा रहे, वो लगे 70% का, बट 500 से 70% गिरने के लिए 350 रुपए ही गिरना पड़ेगा स्टॉक को। सो ये समझना होगा, जब नीचे की साइड होती है तो परसेंटेजेस अलग तरीके से वर्कआउट होते हैं, और उसको उस लेवल पे जाने के लिए, मतलब अभी 500 रुपए से 2000 जाने के लिए उसको 300% ऊपर जाना पड़ेगा। सो दैट्स द डिफरेंस ऑफ बिटवीन फॉल एंड राइज। तो ये हमने हमेशा याद रखना है यहाँ पे।
एकदम बहुत सही। और आई थिंक कि आपने ये जो कहा मुझे रिलेट हो रहा है, जो मैक्वेरी ने भी यही कहा था कि बॉटम फिशिंग जो लोग कर रहे हैं इस समय, शायद उनको अभी नहीं करना चाहिए पेटीएम में। आई थिंक कि फॉलिंग नाइफ होगा, फॉलिंग नाइफ भी निकल सकता है, आई एम नॉट सजेस्टिंग होगा, बट हो सकता है। नहीं, आई थिंक यहां से जरूरी नहीं है, सपोज आज हम बात कर रहे हैं, कल हो सकता है कि पेटीएम एक दो दिन में 700 भी चला जाए, लेकिन बात उसकी नहीं है, बात है कि हम कितना चीजों को जान रहे हैं। पेटीएम को अगर लगता है, विश्वास है कि अगर अच्छा करेगा तो देन वी आर डू यू रियली वांट टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी की, जो आपको लगता है कि भाई पोटेंशियल है इसमें एंड ये प्रॉफिटेबल बनेगा, जो कंपनी ने खुद ही बोला हम 2024-25 में ब्रेक इवन करेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सो टिल दैट टाइम मतलब वन नीड्स टू बी अ पेशेंट इन्वेस्टर। राइट, सो आई थिंक काफी कुछ जानने को मिला होगा व्यूअर्स को। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू ऑल ऑफ यू कि जो कोर्सेज हैं स्टडी IQ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, खुद परिमल अली जी ने बनाया है उसको, और आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया हुआ है। यूज द कोड अंकित 33 क्योंकि यहाँ पर फ्लैट 33% का डिस्काउंट मिलता है। सो ज्यादा से ज्यादा आप उसका फायदा उठाने की कोशिश करिए, एंड बहुत ही जल्द वापस से हम आपके एक नए टॉपिक पर आएंगे डिस्कशन के लिए। सो थैंक यू सो मच परिमल जी, वंस अगेन थैंक यू अंकित जी, थैंक यू।